चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त व झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप क्लास 12 पढ़ रहे हैं, आर्ट्स आप ले चुके हैं, अगर आर्ट्स से आपको डर लग रहा है कि भाई एग्जाम में क्या लिखेंगे, देखो आर्ट्स भी आसान नहीं है। साइंस वाले का तो एक फिक्स रहता है भाई कितना पढ़ना है, लेकिन आर्ट्स में थोड़ा सा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। और आपके आगे चलकर कंपटीशन से लेकर हर चीज में यही काम आने वाला है। साइंस काम बहुत कम आता है, लेकिन आर्ट्स सबसे ज्यादा काम आता है जीके जीएस में पूछने में। तो आप अगर 12th पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड से अगर एग्जाम देना है आपको, देख सकते हो वीएससीबी से एग्जाम देना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी के लिए हम पूरे आर्ट्स के पूरे सिलेबस खत्म करेंगे स्टडी धाम के यूट्यूब चैनल पे। जो नया नया चैनल बनाया गया है, पहले हमारा ऑलरेडी 2-3 चैनल चल रहा है, ये नया चैनल बनाया गया आर्ट्स वाले स्टूडेंटों के लिए, जो डेली शाम को 6 बजे, याद रहे कितने बजे? शाम को 6 बजे आपका क्लास चलेगा। अगर आप क्लास का टाइमिंग चेंज करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर टाइमिंग चेंज कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री, इतिहास। हिस्ट्री बहुत अच्छा माना जाता है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप अच्छा भी लगेगा। हिस्ट्री क्लास 12 का बहुत आसान है, जिसका एक चैप्टर है राजा, किसान और नगर। यह हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, राजा, किसान और नगर। चैप्टर से ही क्लियर बात होता है कि हम राजा के बारे में पढ़ेंगे, किसान के बारे में पढ़ेंगे, और वह राजा, किसान, नगर एक बस्ती, एक शहर की बात करते हैं, एक गांव कस्बे की बात करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। इसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं मेरे प्यारे बच्चों, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए होंगे हम, वीवीआई सब्जेक्टिव टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हर चैप्टर का टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, हर सब्जेक्ट का, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिलोसफी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, म्यूजिक हो, उससे मतलब नहीं है। आप अपना अपना सब्जेक्ट को लिख सकते हैं, उस अनुसार से हम क्लास लेंगे। ठीक है, चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। उससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करेंगे, ये न्यू चैनल आपके लिए बनाया गया, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, और आपको स्टडी धाम यूट्यूब चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग क्लास कर रहे हैं क्लास 12 की हिस्ट्री के एक चैप्टर राजा, किसान और नगर का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा गया कि जो इतिहास लेखन है उसमें अभिलेख का क्या महत्व है। देखो अभिलेख क्या होता था, अभी जो अगर कहा जाए अभिलेख क्या है, तो हम लोग एक डायरी बनाते हैं, हम लोग एक पीडीएफ बना लेते हैं। जैसे कोई चीज लिखना है तो हम लोग एक खाता बुक ऐप आता है, नोट बुक आता है, उसमें कोई चीज को हम लोग टाइपिंग कर लेते, लिख कर रखते हैं, या हम लोग फोटो का खींच करके गूगल ड्राइव पर डाउनलोड कर रख देते हैं। या पहले कि इससे पहले कुछ और दिन में जाओगे तो पहले लोग राह पे अपना जीवनी या कुछ भी एक शायरी उरी चाहे कहानी वानी कहाँ लिखते थे, कॉपी में लिख कर रखते थे। तो पहले के लोग कोई चीज को लिखता था, कहाँ लिखता था? तो पहले के तो कॉपी किताब कलम तो नहीं था, तो पहले के लोग दीवार पर, पत्थर पर, लकड़ी पर लिखता था, उसी को अभिलेख कहा गया। मैंने क्या बताया? देखो जमाना चेंज होता चला जाता है, लेकिन परंपरा कभी चेंज नहीं होता है, बस उसको थोड़ा सा डेवलप की जाती है। अभी के लोग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ तक कॉपी किताब का भी प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल निकालते हैं, और मोबाइल में बहुत सारा नोट पैड है, उस नोट पैड में क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरा एक नोट पैड है आता है, उसमें हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, उसमें हम क्वेश्चन आंसर ये लिख लेते हैं, है कि नहीं? आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, हाँ शायद ज्यादा इस पर फोकस आ रहा होगा तो नहीं दिखेगा। चलो अब शायद दिख जाए। ठीक है, अब तो और नहीं दिख रहा है शायद। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख लेते। तो अब टेक्नोलॉजी है, पहले के आज से कुछ दिन पहले हमारे जमाने में जाओगे, मतलब आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो हम लोग कोई चीज को, शायरी को भी लिखते थे तो एक कॉपी में लिखते थे, नोट्स बनाते कॉपी में, ताकि वो कभी आज से कुछ जमाने तक रहे, है कि नहीं? तो पहले के लोग के तो नहीं था, तो पहले लोग क्या, पत्थर पर, दीवार पे, लकड़ी पे लिखते थे। लिखने के लिए आसान नहीं है, पत्थर पर लिखने के लिए भाई उसको छेनी हथौड़ी से खोद खोद के लिखा जाता था, है कि नहीं? तो उसी को अभिलेख कहा गया। बात समझिएगा। तो देखो अभिलेख उसे कहते हैं जो पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर
खुदे हुए होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि अभिलेख वे होते हैं जिसको हम कठोर वस्तु पे, क्या पत्थर हो सकता है, धातु या मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, जो कठोर वस्तु है उस पर क्या करते हैं, खुदा खुदा हुआ होता है, खोदा जाता है। अभिलेख में इन लोगों की उपलब्धियां और क्रियाकलाप या विचार लिखे होते थे। जैसे कि अभी कोई कविता कहानी लिखता है तो वो क्या लिख देता है बुआ, कॉपी या किताब में लिख देता है, पढ़ने को मिलेगा। तो पहले कॉपी किताब तो था नहीं, तो पहले बेसिकली पत्थर पर, मिट्टी पर, लोहा पर वो क्या खुद खुद के लिखते थे अपनी कहानी, अपनी उपलब्धियां। जैसे कोई आप फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला लिखना है, उनका उपलब्धि है भाई फॉर्मूला लिख रहे, फॉर्मूला कोई बना दिया, कोई फॉर्मूला कोई सिद्ध कर दिया, कोई भी सामान मतलब नया चीज आपको टेक्नोलॉजी जानने को पड़े, आप लोग कुछ चीज जानते हो तो क्या लिख लेते हो कि भाई हाँ ऐसे होगा, है कि नहीं, कुछ नया चीज जानते हो तो लिख। तो पहले की जो भी उपलब्धियां थी, पहले के जो भी लोग टेक्नोलॉजी जानते थे तो उसको क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन या पत्थरों पर वो खोद करके लिख लेते थे, ठीक है ना। उसी के आगे उस क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं, उसी को अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख वे होते हैं जिन्हें पत्थर, धातु के बर्तन या मिट्टी जैसे कठोर वस्तुओं पर खुदे हुए होते थे। अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धि, जो सक्सेस, ठीक है, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं। इसकी महत्व यह है, इसकी महत्व क्या है भाई, तो अभिलेख एक प्रकार का अस्थाई प्रमाण होता है। जैसे कि अभी जो है अस्थाई प्रमाण, अभी जो आप लोग पुलिस प्रशासन में जाओगे कहता है कि डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि आपकी क्या, आपकी आपको अस्थाई प्रमाण, आप कैसे कहेंगे कि आप ट्वेल्थ पास हो, आप ट्वेल्थ पास है कि टेंथ, आप जैसे ट्वेल्थ पढ़ रहे हैं तो आप टेंथ पास किए होंगे, तो क्या परिमाण है, आपको क्या गारंटी है, क्या प्रमाण है आप दे रहे हैं कि आप टेंथ पास है, तो आप कहिएगा मेरा सर्टिफिकेट है, देखो सर्टिफिकेट है, आपके पास परिमाण है, आपके पास प्रूफ है कि आप टेंथ पास है कि नहीं, प्रूफ है तब ना। तो यहाँ पे क्या है, प्रूफ दिया गया है। उसी तरह से कि अभिलेख एक प्रकार का प्रूफ होता है, प्रमाण होता है कि भाई हम इस चीज किए हुए हैं, ठीक है, प्रमाण होता है, ठीक है ना। कई अभिलेखों में इनके निर्माण तिथि तिथि को भी खुदी जाती थी। यहां तक कई अभिलेखों में वहां पर डेट भी मेंशन होता था कि भाई इतने तारीख को यह ये लिखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद प्राचीन अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखी जाती थी। जैसे कि अभी जो भाषा है बहुत सारे भाषा हो चुके हैं, तो प्राकृतिक भाषाएं में भी लिखी जाती थी। तो याद रखना प्राचीन अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषाएं में लिखे जाते थे। प्राकृतिक भाषा उन भाषाओं को कहा जाता है जो क्या होता है, सामान्य, यानी कि जन सामान्य की भाषाएं होती है, जो नॉर्मल लोग बोला करते हैं, ठीक है। बहुत टाइम लगेगा लेकिन याद रहे, बढ़िया पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको भी मन में होगा कि भाई अभी तक कुछ पढ़े नहीं है, लास्ट समय चल रहा है, तो आपके पास बस एक उपाय है, बढ़िया सा उपाय है कि आप अगर 400 से 450 प्लस का अगर टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो उसको करने के लिए भाई आपको एक मेन जो होता है आपका मंत्र है कि भाई हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़िए। ज्यादा पढ़ने का समय भी नहीं है, वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, इसी तरह से बढ़िया सा डिफिनीशन लिखा हुआ मिल जाएगा। उसे लेने के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत प्यारा सा। और स्टडी धाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यह केकेजी क्लासेस का मेरा ऐप है, जहाँ पे ऑनलाइन भी क्लास चलता है, ठीक है। एक लड़का कोई फालतू है भाई, कॉल करते जा रहा है, उसको बोल दी कि क्लास में, फिर भी कॉल कर रहा है। चल, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन क्या कहता है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2015 और 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, बगल में डेट है। देखिए मौर्यकालीन की इतिहास के प्रमुख दो स्रोत हैं। सबसे पहला मिलता है साहित्यिक स्रोत और यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मौर्यकालीन जो इतिहास है, कौन कहेगा भाई, आपको क्या भरोसा है कि मौर्यकालीन इतिहास है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि रामायण कोई रामायण नहीं है, यह कल्पना है, इसकी गारंटी क्या है कि भाई हुआ होगा, कोई जानता है, देखा है, नहीं, उसका प्रूफ मिला, उसका प्रूफ मिला, जो लिखा हुआ उसका प्रूफ मिला। उसी तरह से मौर्यकालीन जो है, जो मौर्यकालीन साम्राज्य था, उसकी क्या गारंटी कि वो साम्राज्य था, कोई जानता है, कोई देखा है, नहीं है, उसका जो प्रूफ मिला,
दो तरीका से उसका प्रूफ मिला। एक तो साहित्यिक प्रूफ मिला और एक मिला पुरातात्विक। पुरातात्विक क्या है, साहित्यिक क्या है? साहित्यिक मतलब होता है जो कहीं ना कहीं लिखा हुआ हो। पुरातात्विक वो होता है जो बेसिकली खुदाई के दौरान मिलते हैं, उसके साँचा, उसका अवशेष खुदाई के दौरान मिलते हैं। तो साहित्यिक स्रोत क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र में यह देखने को मिला। कौटिल्य एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सबसे बड़ा अर्थशास्त्री कौन था, तो कौटिल्य था, तो याद रखना। या कौटिल्य क्या है, अर्थशास्त्री, इतिहासकार क्या है, तो अर्थशास्त्री था। देखो यहाँ पे कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें मौर्य कालीन का इतिहास देखने को मिलता है, लिखा हुआ है, प्रमाण मिलता है। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ यहाँ पे दीर्घ निकाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, महावंश और यहाँ पे दीपवंश, इसमें उनको लिखा हुआ है, प्रमाण मिलता है मौर्य कालीन का इतिहास का। कौन कौन? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, साथ में बौद्ध ग्रंथ, दीप निकाय, दीघ निकाय और महावंश और बेसिकली यहाँ पे दीपवंश में देखने को ये चीज मिलता है। ये अभी साहित्यिक प्रूफ हो गया। फिर भी कहेगा भाई कोई लिख दिया होगा, ऐसी ही कुछ भी कहानी बना दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई उसका पूरा तात्विक भी स्रोत मिलता है। तो पूरा तात्विक स्रोत भी है। अशोक के अभिलेख में यह देखने को मिला, पूरा तात्विक स्रोत। ठीक है, साथ में स्तूप एवं स्तंभ, सांची, यहाँ पे सांची और यहाँ पे सारनाथ में इसका मिला है। सांची और सारनाथ में स्तूप मिला है। भाई उसको खुदाई के दौरान स्तूप जो होता है वो समझ रहे हो ना, पुराने किला। एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन है? हमारे केसरिया में है भाई, बिहार के केसरिया में है। हमारे पश्चिम पूर्वी चंपारण का एक जिला है, मोतिहारी जिला, उसका एक जगह है, साहेबगंज से आगे बढ़ोगे तो केसरिया स्तूप है, जो एशिया के सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। जो बिहार उस पर कोई काम ही नहीं कर रहा, बिहार उस पर पर्यटन के जगह नहीं बना, लोग बहुत जाते हैं घूमने। ठीक है, तो याद रखना स्तूप और स्तंभ मिले हैं, जिससे यह प्रूफ होता है कि मौर्य कालीन इतिहास था, पहले था। ठीक है, अगले क्वेश्चन कहा, अशोक के धम्मा के बारे से में आप क्या जानते हैं? अशोक के धम्मा के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, अशोक के धम्मा कई नई धर्म नहीं था। जो जो पहला बात, ये जो क्वेश्चन है 2014, 2013, 2011 के एग्जाम में पूछ चुका है, ध्यान है। ठीक है, हमारा चैनल का भी नाम है स्टडी धाम, स्टडी धाम। तो आप लोग प्लीज एक बार एक रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, डेली मैं क्लास दे रहा हूं आप लोग के लिए। देखो, अशोक का धम्मा कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि एक सामाजिक नैतिक आचरण साहित्य थी। क्या थी? समझिए, अशोक की धम्मा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सिंपल है, अशोक का जो धम्मा कोई नई धर्म नहीं था, कोई वो नया धर्म नहीं बनाया था, बस वह बल्कि एक सामाजिक नैतिक आचरण साहित्य था। ठीक है, आचरण, नैतिक, सामाजिक, यहाँ पे क्या था? साहित्य था। इसमें धार्मिक क्या होता है? धार्मिक यहाँ पे सहिष्णुता, पशु हिंसा का विरोध, माता पिता और गुरुजनों का आचरण, सत्य बोलना और दया भाव की शामिल था। जो अशोक का जो धम्म था उसमें चीज सिखाया जा गया कि भाई ये प्रचार, जैसे कि अभी जो आंदोलन होता है, आप लोग नेता लोग देखोगे आंदोलन, भारत जोड़ो सभा, ठीक है, बिहार सभा, कुछ भी बहुत सारा आंदोलन चलते रहता है। अभी बिहार में बहुत अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव के समय बहुत सारा एकदम ताम झाम, बहुत सारा दंड भेद सब चलता है कि नहीं? बहुत। उस समय अशोक कोई नया धर्म का प्रचार नहीं कर रहा था, बस उसके विचारों का सामाजिक नैतिक, समाज में सुधार के लिए यह चीज कर रहा था। तो क्या क्या इसमें? धार्मिक सहिष्णुता, पशु हिंसा का विरोध, भाई पशु का हिंसा, मारना पीटना नहीं, पशुओं को काटना उठना, माता पिता और गुरुओं का आदर करना सिखाया गया भाई, ये बिल्कुल। और साथ में सत्य बोलना और दया भाव का शामिल भी था भाई। इसमें धम्मा के, अशोक के धम्मा में ये चीज सिखाया जा रहा था, लोगों को बताया जा रहा था कि भाई गुरुओं का, माता पिता का आदर कीजिए, पशुओं का हिंसा नहीं कीजिए। हिंसा बस पशुओं के मारिए पीटिए नहीं, उसको आप लोग कुत्ता देखते हैं मार देते हैं, गोड़ हाथ तोड़ देता है, कौन कुछ भी देखता है मार देता है, तो हिंसा नहीं करना है। साथ में सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। इससे साथ में दया भाव का भी शामिल था, जिसमें किसी को देखकर दया दिखाना है, भाव दिखाना है, कोई भूखा है उसको खाना खिलाना है, ठीक है ना, आपके अंदर दया होना चाहिए। इस चीज के बारे में अशोक के धम्मे में लिखा गया है और बताया गया है।
आगे, अशोक के धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामंत्र नियुक्त किए और उनके अभिलेखों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना। और यह एक प्रकार का एक गुट बनाया और पूरे जहां तक उनका साम्राज्य था वहां तक पूरे फैलाए, सब लोग को बताए, जन जन तक पहुंचाने का काम किया कि भाई सबको झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना चाहिए, माता पिता गुरुओं का आदर करना चाहिए, साथ में हिंसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको पूरे अशोक के धम्म में बताया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है, देख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे तरफ से डेली क्लासेस दी जाएगी, बस आप लोग की सपोर्ट की आवश्यकता है। अगला कल मौर्य प्रशासन की जानकारी दे। देखिए, मौर्य काल जो था उसमें प्रशासन व्यवस्था भी थी, जैसे कि अभी की पुलिस प्रशासन है, हम लोग फटाक से कॉल कर देते 112 पे, 112 जो है यहाँ पे 102 पे, 101 पे, 102 तो एम्बुलेंस है, 100 पे कॉल कर देते हैं। तो ये पुलिस प्रशासन का क्या है, नंबर सब है कॉल करने का, जो आप बुला सकते हैं। उस समय भी पुलिस प्रशासन होते थे, प्रशासन होते थे। देखिए, राजा सर्वोच्च, यहाँ पे क्या सर्वोच्च होता था, राजा सबसे मेन होता था। ठीक है, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री, ठीक है ना, प्रधानमंत्री महामंत्र और यहाँ पे क्या मंत्रिमंडल होते थे। देखिए, राजा सबसे बड़ा होता था, राजा जो सबसे बड़ा है, ठीक है, सर्वोच्च होता था। उसके बाद प्रधानमंत्री, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, उसे महामात्र कहते हैं, महामात्र, और मंत्रिमंडल होते थे। ठीक है, राजा को यहाँ पे जनपदों में बांटा गया था, यानी कि राजा को प्रांतों को जनपदों में बांटा गया था। जनपद क्या है मैं आगे बताऊंगा। जिसे अभी राज्य को, जो अभी राज्य है, जैसे कि अभी बिहार राज्य है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तरांचल, मतलब उत्तरांचल नहीं है, इस तरह से बहुत सारे राज्य हैं। हमारे पूरे 28 राज्य है, ऐसे 29 भी हो जाता है, कभी 28 हो जाता है। 28 राज्य में आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, जहाँ पे अभी क्या है, केंद्र का राज चलता है, मुख्यमंत्री नहीं बनता है, बस एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले की अभी राज्य में बांटा गया है, तो पहले की जो राज्य होता था उसको जनपदों में बांटा जाता था, प्रांतों में, कि भाई इस प्रांत उस प्रांत, प्रांत होता था, जनपदों में बांटा गया, जिससे प्रमुख आप एक कुमार या राजुक होते थे, जिसका एक कुमार होता था, या बेसिकली उसको हम राजुक कहते थे। ठीक है ना, उसको दे दिया था, भाई इसका तुम संभालना। जैसे अभी देखो, जैसे बिहार के जिला में बांट दिया गया, अनुमंडल में बांट दिया गया, जैसे कि हाँ इस क्षेत्र का ई सांसद है, इस क्षेत्र का ही संभालेगा, उसको वो संभालेगा, मतलब बटा गया है। उसी तरह से पहले भाई जनपदों में पूरा राजा संभाल नहीं सकता था, मेन तो राजा था ही, राजा के बाद प्रधानमंत्री और यहाँ पे मंत्रिमंडल थे। उसके बाद राज्यों को भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया था, यहाँ पे जनपदों में। अब हर जनपद का कोई ना कोई एक राजकुमार था। ठीक है, वही कहा गया, हर जनपदों का क्या प्रमुख यहाँ पे क्या था, एक कुमार या राजुक था। ठीक है, अर्थशास्त्र और इंडिका के अनुसार प्रशासन के नई क्या न्याय, कर संग्रहालय, सेना, जासूसी, नगर प्रशासन आदि विभाजन, जैसे कि अब कुछ अर्थशास्त्र में लिखा गया, क्योंकि ये देखने कोई गया नहीं था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र और इंडिका के अनुसार एक बुक है। ठीक है, अनुसार प्रशासन का न्याय, प्रशासन में न्याय, कर मतलब होता है टैक्स, जैसे कि अभी हम लोग टैक्स लेते हैं, जीएसटी लेते हैं, तो पहले कर लिया जाता, कर संग्रह, सेना, जासूसी, नगर प्रशासन आदि यहाँ पे क्या थे, विभाग में बटा हुआ था या विभाग होते थे। आगे चलते हैं, पुलिस, यातायात, नगर व्यवस्था की देख रेख हेतु विशेष अधिकारियों नियुक्त थे। और पहले के जो विशेष देख करने के लिए, नगरों को देख रेख करने के लिए बहुत सारे अधिकारी को नियुक्त किया गया था। ये क्या है, मौर्यकालीन या मौर्य प्रशासन की जानकारी प्राप्त होते हैं। आप इसमें से कुछ भी जानकारी लिख दोगे, थोड़ा सा भी लिख दोगे, यहाँ पे यहाँ तक भी लिख दोगे, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, काटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है, चंद्रगुप्त, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियां का वर्णन करें। जैसे कि कोई उपलब्धि प्राप्त करता है तो उसके बारे में हम लोग जानने के प्रयास करते हैं।
ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियां क्या थी? ये क्वेश्चन देखो 2017, 2014, 2011 के एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, चलिए देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का क्या शासक था? याद रखना, महान शासक था। यानी कि चंद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य क्या था? यह गुप्त वंश का यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था गुप्त वंश का एक क्या था? महान शासक था। उसने शकों को क्या यहाँ पे शनको को यहाँ पे पराजित कर पश्चिमी भारत को मुक्त कर दिया। उससे क्या, शंको को पराजित करके, उसको हरा करके दक्षिण यहाँ पे पश्चिम भारत को मुक्त कर दिया। उसकी राजधानी यहाँ पे उज्जैनी और बाद में पाटलिपुत्र रहे। उज्जैन पहले था, उज्जैनी उसके बाद पाटलिपुत्र कर दी गई। उसके शासन में नौ नौ रत्नों की सभा थी, जिसके कालिदास जैसे विद्वान थे। याद रखना, उसके शासन में यहाँ पे नौ रत्नों की सभा थी, यहाँ पे जिसमें कालिदास जैसे विद्वान थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कला, साहित्य, वस्तुकला, विज्ञान बहुत उन्नत हुई। और इसके काल में कला, वस्तु, खेल से लेकर विज्ञान बहुत सारे इसमें क्या हुए? उन्नत किए, विकास किए। आगे बात करते हैं, इसमें यहाँ पे क्या, विक्रम विक्रम संवत की शुरुआत की, इसीलिए वह विक्रमादित्य कहलाया। उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की, इसीलिए विक्रमादित्य को कहलाया। मेरे प्यारे बच्चों, हिस्ट्री है, इतिहास है, आसान भी नहीं है और आसान भी है। अगला है कि मौर्यकालीन कला की विशेषता बताइए। देखिए, मौर्यकालीन कला आज है हमारा आर्ट है। आज मिथिला पेंटिंग बहुत फेमस है, एशिया में फेमस है मिथिला पेंटिंग। ठीक है ना, आपने सुना होगा, सॉरी मधुबनी पेंटिंग, हाँ वेरी वेरी सॉरी, मधुबनी पेंटिंग। हाँ, मधुबनी हम गए थे एक एग्जाम देने। ठीक है, मतलब उतना उसका डेवलप नहीं हुआ है। वहां के नेता लोग को मार के बिलगा देना चाहिए। पता नहीं यार, तुम लोग जो भी हो कोई देख रहा होगा तो हमको एक गाली देगा। तो हम देखे हैं तो वहां के नेता लोग के कोई पड़ा ही नहीं है, क्योंकि देखे मधुबनी गए थे ना, बहुत कचरा है, बहुत ज्यादा। कोई वहां पर डेवलप नहीं हुआ, सड़क नहीं बना हुआ। आप देखोगे बस स्टैंड पूरा कचरा भरा हुआ, पानी हो जाता है, पूरा कचरा कचरा। जो देखा होगा उसको पता ही होगा। ठीक है, तो मौर्यकालीन काल की विशेषताएं बताइए। तो मौर्यकालीन की विशेषताएं बहुत सारी। इस युग के स्मारकों, स्तूप आदि पर जो लेप किया गया है वह आज भी यहाँ पे यथावत है। जो मौर्यकालीन में स्मारक, स्तूप जो भी आज भी लेप किया गया था, पेंटिंग वेंटिंग जो लिखा हुआ है, आज भी यथावत है, आज भी वह देखने को मिलता है। साथ में भाव प्रकाश तथा प्रदर्शन का पूर्ण यहाँ पे क्या है, समर्थता अभी मिलता है। साथ में लोक कला की शैली प्रभावशाली और यहाँ पे अभूतपूर्व और क्या है, मौखिक है, आप सॉरी मौलिक है। ये आज भी देखने को मिलता है, ये मौर्यकालीन की विशेषताएं में। अगला है महाजनपद से आप क्या समझते हैं। देखो, महाजनपद मैंने शब्द बताया, जैसे कि अभी जो भारत है, देश है, फिर भारत को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। फिर हर राज्य में जिला में बांटा गया है। मतलब पहले क्या है कि एक भारत है, उसके बाद राज्य, उसके बाद जिला है, जिला के बाद प्रखंड है, प्रखंड के बाद गांव है, गांव के बाद वार्ड है कि नहीं, उसके बाद टोला है। भाई इसमें बांट दिया गया है कि नहीं, पूरी तरह से बांट दिया गया है। उसी तरह से महाजनपद पहले के राजा जो क्षेत्र होता था उसको बांट देता था। ठीक है, देखो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कई स्वतंत्र गणराज्य एवं यहाँ पे क्या राज्य उभरे, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अगर देखा जाए तो भारत में बहुत प्रकार के यहाँ पे राजवंश उभरे, या स्वतंत्र राजगण यहाँ पे स्वतंत्र गणराज्य एवं राज्य उभरे, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। भारत में टोटल कुल 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। भारत में टोटल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से प्रमुख महाजनपद मगध, यहाँ पे कौशल, यहाँ पे क्या हो जाएगा वजीर, यहाँ पे अवंती, काशी, मथुरा, यहाँ पे कुरु, यहाँ पे उस पंचाल आदि का उल्लेख मिलता है। ऐसे टोटल आपको महा है। इसमें सबसे पहला मगध था। मगध बहुत बहुत मगध जो था साम्राज्य बहुत बड़ा, ठीक था, आपको पता ही होगा।
तो ही कहा गया, ठीक है ना। मगध अब कहाँ है, जो मगध जो था आपको बिहार में ही है, ठीक है। मगध कहाँ पे, कौशल, कहाँ पे वज्य, यहाँ पे वंती, काशी, मथुरा, करु, पंचाल आदि का उल्लेख मिलता है, जिसमें दो तीन तो उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। यह प्रमुख मिलता है, लेकिन टोटल महाजनपद 16 ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि महाजनपद टोटल कितने हैं। महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो 16 है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन भी दे सकता है कि कौन महाजनपद है या कौन नहीं है, ठीक है। इसमें मगध सबसे शक्तिशाली बना और यहाँ से मौर्य साम्राज्य की उदय हुआ। मैंने पहले ही बताया, जहाँ पे सबसे जो शक्तिशाली मगध बना और सबसे यहाँ से उभर कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शतवाहन क्या है। देखो यहाँ पे दक्कन और मध्य भारत में मौर्य मौर्य के उत्तराधिकारी शतवाहन हुए। देखो शतवाहन का मतलब हुआ जिसे कि मौर्य कालीन यानी कि दक्कन जो है, दक्कन और मध्य भारत में मौर्य के उत्तराधिकारी शतवाहन हुए। जैसे कि आपका बेटा आपका राज्य लेगा, जिसे आप जिस जात के हैं उस जात का ही होगा। लेकिन कुछ पहले क्या थे, पहले ऐसा नहीं था, जिसके पास शक्ति है वह कुछ भी बन सकता है। तो दक्कन और यहाँ पे मध्य भारत में मौर्य के उत्तराधिकारी, मतलब उसके जो भी उत्तराधिकारी हुए वह क्या सतवाहन हुए। यह वंश के शासक यानी कि इस वंश के शासक अपने आप को ब्राह्मण मानते थे और उनके साथ वे स्वयं को क्षत्रिय शासकों को नाश करने वाला बताते थे। मतलब जो मौर्य काल के उत्तराधिकारी था अपने आप को ब्राह्मण मानते थे और उसके साथ वे स्वयं को क्षत्रिय शासकों को नाश करने वाला को अपने आप को बताते थे। यह कौन था, सतवाहन था। अगला क्वेश्चन है, गंधार काल की विशेषता का उल्लेख करें। देखो गंधार काल, गंधार आपने सुना होगा महाभारत में। गंधार भी इसके लिए एक किला था, गंधार, ठीक है। जिस तरह से मगध है उस तरह से गंधार था, मथुरा था, ये सब इसके लिए बहुत बड़ा शासक हुए। तो गंधार जो है एक प्रकार का राज्य था, ठीक है ना। पहले के आपने सुना होगा, गंधारी का नाम सुना होगा, जिससे गंधारी का जो गंधार जो था, गंधारी आपने नाम सुना होगा, गंधारी का शादी हुआ जिससे कौरव बना, ठीक है ना। कौरव ना था, कौरव कितने भाई थे, 100 भाई थे, तो गंधार का ही 100 को बेटा हुआ, गंधार जो अंधी बन गई, ठीक है, गंधार, ठीक है। इस गंधार के ही राजा जो थे शकुनी मामा थे, शकुनी की ही बहन से शादी हुआ था। अगर आप महाभारत देखे होंगे तो पता होगा। तो गंधार काल, देखिए गंधार काल की विशेषता निम्नलिखित है। गंधार काल की विषय वस्तु भारतीय तथा यहाँ पे क्या है, तकनीकी यूनानी है। याद रखना वहां की जो विषय वस्तु है वो भारतीय और तकनीकी यूनानी है, ठीक है ना। जो विषय वस्तु वो भारतीय है और वहां पर जो टेक्नोलॉजी लगाया गया है वो यूनान का टेक्नोलॉजी लगाया गया है। गंधार काल के निर्मित मूर्तियां साधारणतः क्या है, यहाँ पे स्लेटी पत्थर पे है। याद रखना वहां की अधिकतम जो मूर्ति है यहाँ पे स्टेली पत्थर में है। भगवान बुद्ध के बाल यूनान तथा राम शैली में बनाए गए हैं। अगला है, मूर्तियों के शरीर के अंगों को ध्यान पूर्वक बनाया गया है। वहां के जो मूर्तियां बनाया गया वो ध्यान पूर्वक से बनाया गया है। ये गंधार काल की विशेषता है। अगला है, अशोकों के अभिलेखों पर टिप्पणी लिखे। अशोक के अभिलेख क्या है, इस पर एक टिप्पणी लिखना है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर चैप्टर का मैं 10 सब्जेक्टिव 40 ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। आप निश्चिंत होकर डेली बेसिस पे स्टडी धाम पर क्लास जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी लिखना है। देखो अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, खटोष्टी, यूनानी और यहाँ पे अब अराम्पी लिपि में मिली है। मतलब 3-4 लिपि मिला अशोक का अभिलेख। एक तो ब्राह्मणी, यहाँ पे उसका खटोष्टी, यूनानी, यहाँ पे अराम्पी लिपि में मिली है उनके अभिलेख। साथ में यह अभिलेख यहाँ पे क्या है, स्तंभों, शिलाओं, शिलालेख जो होता है गुफा पर यहाँ पे क्या है, उत्कृत है। मतलब यह जो अभिलेख है स्तंभ पर, स्तंभ मतलब होता है खंबा, स्तंभ, ठीक है ना। स्तंभ को हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ को हम लोग इंग्लिश में कोलम का प्रयोग करते हैं। स्तंभ जो होता है इसके कोलम जो पिलर कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शिला और शिलालेख जो होता है, साथ में गुफा पर लिखा मिलता है।
इसमें अशोक के धामा, प्रशासन, यहाँ पे प्रशासन, समाज कल्याण और विदेश नीति की जानकारी मिलती है। ठीक है, लिखा हुआ है। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए यहाँ पे क्या है, लंका द्वीप, अफगानिस्तान, साथ में मिस्र आदि आदि में भी क्या किए, भी दूत भेजे थे। यानी कि अपने जो धर्म की प्रचार के लिए लंका द्वीप, अफगानिस्तान, मिस्र आदि पर भी अपना दूत को, अपने आदमियों को भेजा था प्रचार प्रसार करने के लिए, क्या, अशोक ने। ठीक है, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन क्लियर होता है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का 10-10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। उसका पीडीएफ रेडी कर दी गई है, वो पीडीएफ आप प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करना, नहीं पसंद आया होंगे तो कमेंट करके बताना, सर आप थोड़ा और डीप में पढ़ाइए और अच्छे से पढ़ाइए। ठीक है, जय हिंद।